हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिया। एंड इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 3 का जो हमारा चैप्टर 3 था डैम्स टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया उसका पार्ट 2 करेंगे। यानी जहाँ पर हमने छोड़ा था उस पार्ट को हम जल्दी से इस वीडियो में कवर करेंगे। और मुझे पता है कि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बैक एक्सरसाइज सॉल्व करवाने वाले कोई चैनल्स इतने नहीं मिलते हैं। सो लेट मी टेल यू कि मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं मैं उनसे आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी, एक्सरसाइज को समझाऊंगी और साथ के साथ मैं उनके इंग्लिश सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी। तो आप उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द चैप्टर दैट इज डैम्स टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। हमने लास्ट वीडियो में जो है वो पढ़ा था ऑथर के बारे में पढ़ा था, एसे के बारे में पढ़ा था, और हमने इस चैप्टर के जो दो हैं तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए थे। सो लेट मी रिमाइंड यू फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर एंड द एसे। ये एसे क्या था? अरुंधति रॉय की जो फेमस बुक थी जो कि उन्होंने 1961 में पब्लिश की थी, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ये एसे उसका एक एक्सर्प्ट है, यानी उसका एक पार्ट है। और हमारे जो राइटर है, ऑथर है अरुंधति रॉय, ये एक हम ये कह सकते हैं कि एक रिलेटनेस क्रिटिक है। गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के रिलेटनेस होता है दयाहीन, यानी ये बिल्कुल दयाहीन क्रिटिक है। ये जो है वो व्यंग्य करती हैं। तो इसमें जो हमारे जो अरुंधति रॉय जो हमारी ऑथर हैं वो एक रिलेटनेस क्रिटिक है गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ की और एक्शंस की, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को, पुअर और डिस्पोज्ड पीपल को अफेक्ट करती हैं। उसके साथ साथ जो हमारी ऑथर हैं ये जानी जाती हैं उनके कैंपेन्स के लिए जो कि उन्होंने लगाए थे ह्यूमन राइट्स के अवेयरनेस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनकी एडवोकेसी के लिए, नॉन वायलेंस के पक्ष में। ठीक है, तो ये जो इनकी बुक थी द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, इसमें उनके व्यूज़ हैं। कैसे व्यूज़ हैं? जैसे कि जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं जो अफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को, पुअर पीपल को, डिस्पोज्ड पीपल को, उनको ये जो ऑलराइट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ऑथर है अरुंधति रॉय, ये जो है जितने भी जो सोशल इश्यूज़ हो रहे थे, और ये एक हम कह सकते हैं ये एक सोशल वर्कर है। ऑलराइट, ये एक सोशल वर्कर हैं जिसकी वजह से इन्हें जो है इनके वर्क्स के लिए जाना जाता है। जो कुछ भी इन्होंने डिवोट करा है सोसाइटी के लिए, उन पॉलिसीज़ को लेके जो हार्म कर रही हैं पुअर पीपल को, हमारे एनवायरनमेंट को, अगर एक सोशल वर्कर और एक सोशल राइटिस्ट भी हैं। ऑलराइट, जिसकी वजह से ये मतलब ये सब कुछ लिख रही हैं, जो भी सोसाइटी में चल रहा है उनके बारे में लिखती हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑथर एंड द एसे। अब इसके हम जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं उनको भी रिमाइंड कर लेते हैं कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो हमें ये पता है, इतना तो हमें पता है ना कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो काफ़ी बार उन्होंने इलेक्शन जीते थे और वही बार बार प्राइम मिनिस्टर बनते आ रहे थे। तो इंडिपेंडेंस के 50 सालों के बीच में ही नेहरू ने एक स्पीच दी थी, डेट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसके लिए उन्हें अपनी ही लाइफ टाइम में रिग्रेट करना पड़ा था, क्योंकि जो जो बेनिफिट्स उन्होंने डैम्स के लिए थे, जो जो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने डैम से लगाई थी, सैडली वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। वो जो डैम्स थे वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे। ऑलराइट, क्यों नहीं उतरे? क्योंकि जैसे ही नेहरू ने स्पीच दी कि अब हमें जो डैम्स हैं उनके वो हमारे बिल्कुल उनसे हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, अब हमें आसमान के ऊपर यानी बारिश के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, डैम्स बन जाएंगे तो ये हो जाएगा, हमारे इरीगेशन सिस्टम्स इतने अच्छे हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकेंगे। ऑलराइट, हम जो है पानी का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, किसी भी एरिया में सूखे की दिक्कत नहीं होगी। ये सब कुछ उन्होंने उस टाइम पर उन्हें बेनिफिट्स लग रहे थे। तो उनकी स्पीच से प्रेरित होकर क्या कहा, जो उनके जो फुट सोल्जर्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने खुद को डैम बिल्डिंग के बिजनेस में इस तरीके से फेंका, यानी इस तरीके से लगाया कि जो डैम कंस्ट्रक्शन है, डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो इतने तेज़ी से हो गया कि वो खुद में एक रीज़न था किसी भी पर्सन को ये शक करने के लिए कि इतना तेज़ी से डैम बिल्डिंग का काम क्यों चल रहा है। ऑल्दो जब नेहरू जी ने ये चीज़ बताई, वो कहते हैं ना कि जब भी कोई नई नई चीज़ मार्केट में आती है तो हर किसी को उसका शौक चढ़ता है। सो उसी तरीके से कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ मतलब मार्केट में आती है तो हर किसी को उसका शौक चढ़ता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन उसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में वो लोग नहीं जानते। जब वो यूज़ करते हैं तब पता चलता है। तो वैसे ही जैसे ही डैम्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आने शुरू हुए, तो उनकी वजह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हें रिग्रेट करना पड़ा कि मैंने ये स्पीच क्यों दी, मैंने ये सेंटेंस क्यों बोला कि जो डैम्स है वो टेम्पल्स है मॉडर्न इंडिया के। ये बात ये उन्हें किस वजह से देनी पड़ी थी? क्योंकि इन डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, उन्होंने न्यू इरीगेशन सिस्टम को ही फॉर्म नहीं करा। उन्होंने क्या क्या डिसएडवांटेजेस हुए कि उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वहाँ से हटाया, उन्हें बेघर कर दिया, उनकी जो हैबिटेशन थी उनको उनसे छीन लिया गया, वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम था उसको डिसबैलेंस कर दिया। ठीक है, जो छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे विलेज कम्युनिटीज़ के, जो वो पिछले हज़ारों सालों से यूज़ करते हुए आ रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने ओवर कंट्रोल कर लिया। तो ये सब कुछ, और इस लॉस को कंपनशिएट करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डैम्स को और ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने हर तरीके के डैम्स बनाए, बिग वंस, शॉर्ट वंस, टॉल वंस, एवरी काइंड ऑफ लिटिल वंस ऑल्सो। और इनका रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया आज के टाइम पे खड़े होकर ये डींगे मार सकता है। इंडिया कैन नाउ बूस्ट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर नेशन। मतलब आज के समय पे इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा होकर सिर्फ ये डींगे मार सकता है कि मैं दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर नेशन हूँ।
लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे निकले। क्या निकले कि जो भी प्राइवेट ऑनर्स थे, जिन्होंने भी खुद को डैम कंस्ट्रक्शन के वर्क में पैसा लगाया था, अपने एफर्ट्स लगाए थे, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया उस आसपास के इलाके में कि किसको कितना पानी देना है, किस रेट पे देना है, कैसे देना है, क्या वहाँ पे क्रॉप ग्रो करवानी है, क्या नहीं करवानी है। ऑल दो लोगों को उनके बारे में उनकी बातें माननी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा अर्लियर सिस्टम्स जो तुम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हो वो आउटडेटेड हो चुके हैं। अब तुम न्यू सिस्टम्स को जो है अपनाओ, उन्हें अपनी जो हैबिट है उसमें लेकर आओ, उन्हें यूज़ करो, ताकि तुम फिर डेवलप्ड हो जाओगे। जो दूसरे नेशन है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो इस तरीके से ग्रो करे तो तुम भी इस तरीके से ग्रो करो, ब्ला 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 कहकर उन बेचारे गाँव वालों को फंसा बुझा लिया। और अब इनके पास इतनी ख़राब इन लोगों की हालत आ चुकी थी, इतने डिसएडवांटेजेस निकल के आ चुके थे कि जो गवर्नमेंट है उसे ये जो हुआ था लॉस, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए और डैम्स बनाने पड़ गए, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जो इंडिया है वो बूस्ट कर सकते हैं, यानी वो डींगे मार सकते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डैम बिल्डर नेशन है। अगर अब हम हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 3,600 डैम्स है जो कि बिग डैम्स की क्वालिफिकेशन को क्लियर करते हैं, जो बिग डैम्स के अंडर कैटेगराइज होते हैं। 3,300 डैम्स है जिनमें से अब अगर हम सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे 3,600 डैम्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जो बिग डैम्स की कैटेगरी के अंडर में आते हैं, जिनमें से 3,300 डैम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए हैं। कुछ जो डैम्स हैं, सम 1,000 डैम्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और जिस टाइम पे ये लिखा गया था चैप्टर, जिस टाइम पे ये व्यूज़ जो है अरुंधति रॉय ने लिखे थे, उस टाइम पे जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो इतनी कम थी, उसके हिसाब से पे क्राइटेरिया दिया गया है कि जो 1/5 हमारे पॉपुलेशन का, डेट इज 200 मिलियन पीपल, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। यानी इतने डैम्स बनाने के बावजूद भी हमारी पॉपुलेशन के 1/5 पार्ट के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। और जो 2/3 पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, डेट इज 600 मिलियन पीपल, उनके पास बेसिक सैनिटेशन के फैसिलिटीज़ भी नहीं है। इतना हम सब कुछ कवर कर चुके थे। अब हम 3rd पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं अपना, डेट इज दिस। ऑलराइट, बिग डैम स्टार्टेड वेल बट हैव एंडेड बैडली। यानी जो बिग डैम्स थे वो स्टार्ट तो अच्छे से हुए, यानी शुरू में जब उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, उनमें जो पैसे लगाए थे लोगों ने वो लगाया था, और सबको उनके बारे में शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था कि जो बिग डैम्स की स्टार्टिंग थी वो बहुत अच्छे से हुई, लेकिन उनका जो अंत था वो बहुत बुरे तरीके से हुआ था। यहाँ पर एक टाइम था जब हर कोई उनसे प्यार करता था, हर किसी को वो डैम्स चाहिए थे, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, सिख्स हो, बुद्धिस्ट हो, जैन्स हो, हर किसी को डैम्स चाहिए थे, हर किसी को उनके बेनिफिट्स चाहिए थे, हर किसी को वो प्यारे लग रहे थे। और इतना लोग डैम्स के पीछे पागल हो गए थे कि पूछो ही मत। इवन जो डैम्स थे उन्होंने लोगों को पोइट्री के लिए भी प्रेरित कर दिया था, उन्होंने लोगों को पागल कर दिया था। वो जुनून सवार हो गया था कि भाई अब डैम्स का नया टॉपिक आया है तो हम डैम्स के ऊपर लिखेंगे। यानी जो ऑथर्स थे, जो पोइट्स थे, उन्होंने भी डैम्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया था। अब क्यों शुरू कर दिया था? क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर सोसाइटी में उछल रहा है तो ऑब्वियसली बात जितने भी ऑथर्स है, राइटर्स है, वो उस टॉपिक के बारे में ज़रूर लिखेंगे। ऑलराइट, अगर कोई भी टॉपिक जो सोशल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, या फिर कोई भी टॉपिक को जब लोग प्यार करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, उसके बारे में सुनना चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है कि उसके बारे में लोग लिखना भी पसंद करते हैं, क्योंकि लोग उसी टॉपिक को बार बार सुनना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं, उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, उसके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो उसे लेना पसंद करते हैं। ऑलराइट, बट ये जो पोट्रीज थी, ये जो राइटिंग्स थी, ये जो स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी गई थी डैम्स के लिए, आई एम सॉरी मैं स्क्रिप्ट वर्ड यूज़ कराई, जो आर्टिकल्स लिखे गए थे डैम्स के लिए, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक मूवमेंट छिड़ गई बिग डैम्स के अगेंस्ट में। ठीक है, एक मूवमेंट छिड़ी कि बिग डैम्स के ये बेनिफिट्स हैं, तो भले ही ये बेनिफिट्स उनके हैं, लेकिन उनके डिसएडवांटेजेस, उनके साइड इफेक्ट्स हद से ज़्यादा हैं, तो इनको कंस्ट्रक्ट करना बंद कर दो अब। ऑलराइट, ये जो चीज़ें थी, उनके इतने बेनिफिट्स निकले वो सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहे थे। उसके बाद वहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बिग डैम्स के खिलाफ जो है एक मूवमेंट ग्रो करना शुरू कर गई थी। In the first world they were being decommissioned. फर्स्ट वर्ल्ड कौन सी कंट्रीज थी? जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज जो थी हमारी, वो कैटेगराइज होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। हमने पॉलिटिक्स में भी तो इतना पढ़ा है, डीकमीशन्ड, ब्लोन अप। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड था उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था कि अस्वीकार, डीकमीशन होता अस्वीकार कर दिया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज उन्होंने अस्वीकार कर दिया था कि हम डैम्स को अपने अंदर अपने कंट्रीज में नहीं लेते हैं। और ये जो बात थी वो ब्लोन अप हो गई थी, यानी वो प्रोपोर्शन से भी ज़्यादा उछाल दी गई थी, यानी उस बात को हद से ज़्यादा उछाला गया था, जिसकी वजह से लोगों के मन में जागरूकता आने लगी थी, उनके मन में अवेयरनेस आने लगी थी, उन्हें पता लगने लगा था कि जितने डैम्स के एडवांटेजेस उससे ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस हैं। Alright, the fact that they do more harm than the good is no longer just conjecture. अब ये जो फैक्ट था कि वो अच्छे से ज़्यादा बुरा करते हैं, अच्छे से ज़्यादा उन्हें हार्म देते हैं, ये ज़्यादा दिनों तक ये नो लॉन्गर कंजक्शन, यानी ये अंदाज़ा नहीं रहा लंबे समय तक। ये फैक्ट जो था वो ट्रू प्रूव हो गया और सब लोग इस पर विश्वास करने लगे। बिग डैम्स आर ऑब्सलीट। ऑब्सलीट मीन्स आउटडेटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं सब कुछ भरा हुआ है, और अगर मैं और ज़्यादा भरूंगी तो वही बात है कि भाई तुम्हारे दिमाग मेरे दिमाग से जाएगा ही जाएगा, शायद मैं समझ भी लूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग से जरूर निकल जाएगा। ठीक है, सो बिग डैम्स आर ऑब्सलीट, यानी बिग डैम्स आर आउटडेटेड, दे आर अनकूल। अनकूल यानी कूल क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कूल क्या होता है। कूल होता है मस्त, बिल्कुल मस्त मौला रहना, किसी के फालतू की टेंशन भड़क मत लेना। लेकिन ये जो बिग डैम्स है ये अनकूल है। ये अनकूल क्यों है? क्योंकि मस्त नहीं है, ये अच्छे नहीं हैं, ये सबके लिए बुरा ही करते, क्या बुरा करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन को वहाँ से हटा देते हैं, माइग्रेट करवा देते हैं, उनके सारे जितने भी
जो वर्क्स होते हैं, जितने भी वो बेचारे अपना गुजारा करने के लिए कर रहे होते हैं, जो पुअर थे वो तो और भी पुअर हो जाते हैं, क्योंकि जितना कुछ वो गुजारा करने के लिए कर रहे होते हैं ना, वो भी उनके हाथ से चला जाता है, और जो गवर्नमेंट है वो इतना कुछ उन्हें नहीं देती। ठीक, समझ रहे हो। और ये क्या करते हैं, ये अर्थक्वेक्स कॉज करते हैं, फ्लड्स कॉज करते हैं, और भी इनके जो डिसएडवांटेज है वो हद से ज़्यादा, इस वजह से इन्हें अनकूल कहा गया है। अनडेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक क्यों है, क्योंकि हमें पता है डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों, ऑलराइट, कि डेमोक्रेसी क्या होती है कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, उनके द्वारा, ठीक है, उनके लिए। लेकिन ये जो बिग डैम्स है वो ना उनके लिए हैं, ना उनके द्वारा है, ना लोगों के लिए हैं, ना लोगों द्वारा है, ना उनके लिए हैं। ऑलराइट, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्टिक पीपल थे उन्होंने इनको बनाया था। ऑलराइट, ये उन्हीं के लिए थे, उन्हीं के द्वारा थे, और उन्हीं के बेनिफिट के लिए इनका यूज़ होता गया। ये जो है, देयर गवर्नमेंट्स वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी डिसाइडिंग हु विल गेट हाउ मच वोट एंड हु विल ग्रो वट वे। ये गवर्नमेंट का सिर्फ एक वे था इकट्ठा करने के लिए, यानी देयर आर गवर्नमेंट्स वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी, यानी सिर्फ ये गवर्नमेंट का वे था अपने हाथ में लोगों के लिए अथॉरिटी इकट्ठा करने का, हर एक लोगों से अथॉरिटी इकट्ठा करने का, उनके अपने हाथ में उनके बिल्कुल क्या देते हैं ना, किसी मुंडे पकड़ लेने का। ठीक है, ये डिसाइड करने का कि कौन कितना पानी किसको मिलेगा और कौन कहाँ पर क्या ग्रो करेगा। दे आर अ ब्रेजन मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर, लैंड एंड इरिगेशन अवे फ्रॉम द पुअर एंड गिफ्टिंग इट टू द रिच। ब्रेजन होता है यानी शेमलेस। ये एक शेमलेस यानी एक बिल्कुल घटिया तरीका था पानी लेने का, ज़मीन लेने का, और इरिगेशन सिस्टम को पुअर पीपल से लेके और उन्हें रिच पीपल के हाथों में थमा देने का, उन्हें गिफ्ट कर देने का। ऑलराइट, ये जो बिग डैम्स हैं, इनके रिजर्वेयर्स जो हैं, यानी इनके जो टंके होते हैं ना, जिनमें इन्हें पानी को स्टोर करा जाता है, वो डिस्प्लेस कर देते हैं ह्यूज पॉपुलेशन को, यानी उन्हें फोर्स करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करे, लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपने घरों को छोड़कर, अपने डेस्टिट्यूट को, अपने घरों को छोड़ दे, बेसहारा हो जाए, बेघर हो जाए। डेस्टिट्यूट होता है बेसहारा। ऑलराइट, लिविंग देम होमलेस एंड डेस्टिट्यूट, बेघर और बेसहारा छोड़ दे। इकोलॉजिकली दे आर इन द डॉग हाउस, यानी अगर हम सिस्टम ऑफ बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग देखें, इकोलॉजी क्या होता है, सिस्टम ऑफ बैलेंसिंग होता है, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो वो एक डॉग हाउस में है। डॉग हाउस है रेफर्स टू, यानी कि किसी कुत्ते के घर में है, इसका मतलब ये है कि वो लोग ट्रबल में हैं। दे लीड अर्थ टू वेस्ट, वो जो बिग डैम्स है वो कारण होते हैं अर्थ को बर्बाद करने का, कि वो अर्थ को एक वेस्ट में जाए। क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो वो इतनी ज़्यादा मिट्टी खो देते, इतना ज़्यादा सॉइल को इधर से उधर डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो लोग रह रहे थे वो तो कुछ यूज़ कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो वहाँ से चले जाते। दूसरा, अगर वो डैम्स जो है कभी बंद हो गए, ऑलराइट, क्यों हो गए, क्योंकि हमें पता है कि जो डैम्स है उनकी लाइफ मोर्टल होती है। क्यों मोर्टल होती है हम आगे उसमें पढ़ भी लेंगे, मैं इतना कुछ नहीं बता रही हूँ। ये जो डैम्स होते हैं ये अर्थ को वेस्ट में कर देते हैं, क्योंकि वहाँ की सारी इकोलॉजी को डिसबैलेंस कर देते हैं। वहाँ के सब कुछ जितना भी, जहाँ पे भी बिग डैम्स बनते हैं, ये सोच लो, ये लगा लो कि वहाँ के हर आसपास के जितना भी रहते हैं उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऑलराइट, दे कॉज फ्लड कॉज करते हैं वाटर लॉगिंग, यानी पानी को इकट्ठा करके जो पानी सड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसमें बीमारियाँ पैदा होने स्टार्ट हो जाती है, वो करते हैं। सैलिनिटी एंड दे इवन स्प्रेड डिसीज। सैलिनिटी होता है जो सोल्टी वाटर होने लग जाता है ना, उसको हम बोलते हैं, और इवन वो डिसीज को स्प्रेड भी करते हैं। देयर इज अ माउंटिंग एविडेंस दैट लिंक बिग डैम्स टू अर्थक्वेक, और यहाँ पे एक इंक्रीजिंग एविडेंस है, यानी एक पूरा इकट्ठा इतना अच्छा प्रूफ है जो लिंक करता है, जो इस बात को प्रूफ देता है, जो इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बिग डैम्स ही रीजंस है ज़्यादा अर्थक्वेक्स होने का। बिग डैम्स क्यों रीजन है, क्योंकि अब मिट्टी के साथ इतनी छेड़खानी करेंगे। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जिनके मूवमेंट की वजह से 3 तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, 3 तरह के उनके अंदर मूवमेंट्स होती है। एक वो आराम से मूव करती है, एक जो एक दूसरे के ऊपर जैसे घिसटती हैं, और एक जो होती है वो एक दूसरे से टकरा कर रिपेल हो जाती हैं। ऑलराइट, जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स जल्दी जल्दी मूव करके और एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती हैं, जल्दी जल्दी रगड़ खाती है, तो वहाँ पे वो कोस करते हैं अर्थक्वेक को। और जब हम मिट्टी के साथ इतनी ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे मूवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से लेंगी और बिल्कुल डिसबैलेंसिंग नेचर की हो जाएंगी। बिग डैम्स हैवंट रियली लिव्ड अप टू देयर रोल एज द मोन्यूमेंट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, एम्बलम्स ऑफ मैन्स एसिडेंसी ओवर नेचर। इस लाइन का कहने का मतलब साफ साफ ये है कि बिग डैम्स नेवर लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस, यानी बिग डैम्स से जो हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वो उन्होंने नहीं करी। ठीक है, बिग डैम्स जो है उन्होंने अपना रोल नहीं बताया, वो अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। जैसे कि हमने कहा सोचा था कि जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना मॉडर्न सिविलाइजेशन के, वो बिग डैम्स नहीं बन पाए। एम्बलम्स का होता है एम्बलम्स ऑफ मैन एसिडेंसी ओवर नेचर, लेकिन ये एक एम्बलम था मैन एसिडेंसी का, यानी मैन के हाई हो जाने के। एम्बलम होता है साइन, ये लेकिन बिग डैम्स की कंस्ट्रक्शन एक साइन थी ह्यूमंस का। एसिडेंसी हो जाता है हावी हो जाना, नेचर के ऊपर हावी हो जाने का। ऑलराइट, मोन्यूमेंट्स आर सपोज टू बी टाइमलेस बट टाइम्स हैव ओल्ड टू इन फाइनाइट लाइफ टाइम। मोन्यूमेंट्स के लिए माना जाता है कि ये जो देखो, ये जो हमारा ताजमहल है ये 15th सेंचुरी से बना हुआ है, लेट 15th सेंचुरी से। और वी कैन सी डैट अब ये जो हमारे डैम्स हैं, अब देखो ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल को ही तुम एक एग्जांपल लगा लो, लेट 15th और 16th सेंचुरी से बना पड़ा है। ठीक है, लेकिन इसको आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स है वो टाइमलेस यानी वो इमॉर्टल सपोज किए जाते हैं, जबकि जो डैम्स उनका सिर्फ एक फाइनाइट लाइफ टाइम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका लाइफ टाइम सिर्फ तब तक होता है जब तक रिवर जो है वो उनको भर नहीं देती सिल्ट के साथ। सिल्ट होता है कचरा, मिट्टी, तो लगा लो कीचड़ वीचड़। क्योंकि देखो जब भी रिवर बह के आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे, जहाँ से वो बहती है वहाँ के साथ साथ वहाँ का कूड़ा भी लेके आ जाती है, कई बार पत्थर भी लेके आते हैं, मिट्टी भी लेके आती है, वहाँ के पेड़ पौधों को भी डिस्पोज करके लाती है।
और जब तक वो डैम्स में पानी यानी डैम्स का अस्तित्व सिर्फ तब तक है जब तक कि वो मिट्टी से लबालब नहीं भर जाते, उस पत्थरों से कंकड़ों से नहीं भर जाते। क्योंकि वही बात है कि डैम्स अगर पानी एक जगह खड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें जितनी भी मिट्टी वगैरह मौजूद है, पत्थर वगैरह कंकड़ वगैरह मौजूद है, वो नीचे हो जाएंगे ना, बैठ जाएंगे ना नीचे की तरफ। वो जब तक वो उसके साथ भर नहीं जाते ना, सिर्फ वो तब तक रहते हैं। और द लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट टेक्स नेचर टू फिल देम विद सिल्ट। कीचड़ के साथ वही बात आ गई। इट इज़ कॉमन नॉलेज नाउ दैट बिग डैम्स टू द अपोजिट ऑफ व्हाट द पब्लिसिटी पीपल से दे डू। अब ये कॉमन नॉलेज है, अभी कॉमन सी बात है, बिल्कुल हर किसी को पता है इस बात के बारे में कि जो बिग डैम्स उन्होंने बिल्कुल अपोजिट करा उस चीज़ का, कि जैसे पब्लिसिटी ने, जैसे यानी उनकी पब्लिसिटी हुई थी, जैसे लोग उनके बारे में कह रहे थे, उसका बिल्कुल उन्होंने अपोजिट करा। दे आर द लोकल पेल फॉर नेशनल गेन मिथ हैज़ बिन ब्लोन वाइड ओपन। अब जो ये मिथ थी कि लोकल पेन फॉर नेशनल गेन, यानी जो डैम्स का कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ एक लोकल सा पेन है, यानी वहाँ के आसपास के लोगों का ही पेन है, और ये एक नेशनल गेन है। मतलब क्योंकि जिस टाइम पे डैम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे लोगों ने ये तक कह दिया था कि डैम्स कंस्ट्रक्शन इज डैम्स बिल्डिंग इज एज इंपॉर्टेंस एज नेशंस बिल्डिंग, ये तक लोगों ने कह दिया था। तो उन्होंने ने कहा था कि वहाँ के आसपास लोग जो हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो थोड़ा बहुत लोकल सा पेन यानी थोड़ा बहुत पेन सह लेंगे तो क्या हुआ, लेकिन ये हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिर्फ एक मिथ बनकर रह गई, ये सिर्फ एक झूठा मानना बनकर रह गया लोगों का। फॉर ऑल दिस रीजन द डैम्स बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द फर्स्ट वर्ल्ड इज इन ट्रबल एंड आउट ऑफ वर्क। और इन्हीं रीजन्स की वजह से जो डैम बिल्डिंग इंडस्ट्रीज थी, जो कैपिटलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो डैम्स कंस्ट्रक्शन का, जो डैम कंस्ट्रक्शन का ठेका उठाते थे, फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ में वो ट्रबल में आ गए, वो मुसीबत में आ गए और आउट ऑफ वर्क हो, क्योंकि उन्हें इन रीजन्स की वजह से कोई काम ही नहीं मिला। एंड बिकॉज ऑफ विच उन्होंने फर्स्ट जो उनकी नेशन कंट्रीज थी, उनकी हेल्प से वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में यानी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आए, अपना पैसा वहाँ पे लगाया और इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने उन्हें हार्म करना स्टार्ट कर दिया। सो इट इज़ एक्सपोर्टेड टू द थर्ड वर्ल्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एड। और किसके नाम पे आया कि डेवलपमेंट एड दे रहे हैं जी हम तो आप लोगों को, सो इन्हें एक्सेप्ट करो, हम आपसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, थोड़े बहुत पैसे आप लोग हमें दे देना और हम आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करें, बी डेवलप्ड नाउ। Alright, along with their old waste like old weapons, super aircraft carriers and banned pesticides, उन्होंने जितनी भी उनके देश का गन थे, जितने भी उनके बैंड पेस्टिसाइड्स थे, ओल्ड वेपन्स थे, सुपरनेटेड एयरक्राफ्ट थे, जो जंग लगे हुए, जो उनके रिटायर्ड एयरक्राफ्ट जिनके लोगों को ज़रूरत नहीं थी, वो उन्होंने हमें दान दे दिया कि जाओ अब तुम इन कंट्रीज़ को जाके बर्बाद करो, इनमें डेवलपमेंट के नेम पे इनका हार्म करो। और ऐसे नहीं कि वो हमसे पैसे नहीं ले रहे इस चीज़ के लिए, वो हमसे पैसे ले रहे हैं एंड स्टिल उन्होंने हमें ये सब कुछ दिया। This is all about today's lecture. In this video, the chapter is totally completed, and in the next video, we will cover its question answers and back exercises. Hope you like the video. अगर आप लोगों को समझ में आया है, so thumbs up प्लीज़ ज़रूर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।